अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, ज़राअत, खुराक और अद्वियात 3 ऐसे शोबे हैं जो बराह रास्त अवाम की सेहत, मईशत और मेयार ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। इन शोबों में शफाफियत और आला मेयार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने इन्हीं मकासद के पेश नज़र पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम का फ़ैसला किया था, जो एक जामिया इदारा है जिसका मकसद खुराक, ज़रूरी पैदावार और अद्वियात के हर मरहले पर मेयार की जांच, रेगुलेशन और निगरानी को यकीनी बनाना है। तमाम तर काविशों के बावजूद हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खुराक की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है, जिसमें रुकावटें भी दरपेश हैं। पेफडा जो है वो किस तरह से इस हवाले से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डीजी पेफ्डा डॉक्टर तलत नसीर पाश साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पेफ्डा जो है वो इस वक्त किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। वेलकम जी, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर हो गया, फूड हो गया, ड्रग्स हो गए, सबके चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो इदारे ऑलरेडी मौजूद थे। तो फिर ये बताइएगा कि पेफ्डा की जो है उसको बनाने का बुनियादी मकसद क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बड़ा ही अहम आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इस पे एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हुई है गवर्नमेंट की। 16 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ये देखें, पहले प्रीलिमिनरी टेस्टिंग हो रही थी। जी। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की, तो अब फार्मास्यूटिकल के बड़े नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिसकी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। जी। वैक्सीन्स की कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी। फिर सर्जिकल इम्प्लांट्स की कोई टेस्टिंग नहीं, स्टंट्स की टेस्टिंग नहीं हो रही थी, कॉस्मेटिक की नहीं हो रही थी, हर्बल प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें की फैसिलिटी इसमें है बिसाइड बेसिक फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग में। अच्छा, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में हम हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस लार्जेस्ट एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर में हमारी राइस की है। और राइस में वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं हाई एंड मार्केट्स में जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ ना हो, माइकोटॉक्सिन्स ना हो, और उसकी सर्टिफिकेशन हो। वो सारी सर्टिफिकेशन जर्मनी में सैंपल जा रहे थे। और होता ये था कि यहाँ से सैंपल जर्मनी जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज होता, उस पर के एक्सपेंसेस थे, उसमें टर्नओवर टाइम और कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व थी। अब वो फैसिलिटी हम सारी अपने एक्सपोर्टर्स को पाकिस्तान में कमर्शियल स्केल पे देंगे। उसमें एक तो फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, कॉस्ट उनकी कम आएगी, और फिर टर्न अराउंड टाइम जो है एनालिसिस का वो कम होगा। तो ये एडवांस फैसिलिटी बनाने का, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेशन करना और लोकल कंप्लीट टेस्टिंग करना। और फूड में जैसे हम दूध कंज्यूम करते हैं, तो दूध से कहाँ से आता है? एनिमल से आता है, काऊ से आता है, बफलो। और बफलो क्या खाती है, उसका इम्पेक्ट उसके दूध पे आता है। उसकी फीड की टेस्टिंग भी हमने शुरू की, ये पहले नहीं हो रही थी, कि फीड में कोई टॉक्सिन तो नहीं। अगर वो टॉक्सिन फीड में है तो वो दूध में आएगी, और अगर खुदा न खास्ता वो टॉक्सिन्स वाला दूध हम या बच्चे पिएंगे तो वो कैंसर काज करता अच्छा है। डॉक्टर साहब, ये एक ह्यूज लेवल की रिसर्च है और एक ह्यूज प्रोग्राम है। जैसे दूध, खालिस दूध ही अभी तक जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, फिर भी हम देखते हैं कि जो मिलावट माफी है वो बाज नहीं आता। तो यहाँ पे तो दूध के साथ साथ हमने दूध जानवर जो दे रहा है उसको भी हमने रिसर्च करना है, कि उस पर भी सर्च करना है कि वो क्या खा रहा है, जो खा रहा है वो ठीक है कि नहीं। तो ये बहुत वास्ट जो है आई थिंक टॉपिक हो जाता है और काम हो जाता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक्सटेंसिव काम है, और पूरी जड़ से इसकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है। एक तो मैंने जैसे टॉक्सिन की बात की कि हम फीड में भी करेंगे, उसके अलावा दूध, अगर एनिमल को एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं, बीमार है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि एक हफ़्ता वो उसका दूध इस्तेमाल ना किया जाए।
अगर वो दूध इस्तेमाल करेंगे, बच्चे पिएंगे, तो उनमें एंटीबायोटिक्स में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी। तो वो टेस्टिंग पहले नहीं हो रही थी। ये टेस्टिंग भी हम करेंगे कि ये प्रैक्टिसेस तो नहीं है कि कोई बीमार एनिमल का दूध तो नहीं। और मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, ये चीज़ों की बड़ी ही एडवांस टेक्नोलॉजी। इक्विपमेंट हमारे पास है कि वो फौरी डिटेक्शन हो जाती है कि ये इसके उसमें कोई जरासीम तो नहीं है, उसके दूध में उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। और ये जो पहले घंटों में काम होता था, अभी ये एडवांस इक्विपमेंट की वजह से मिनट्स में इसकी टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो पॉसिबल हुई है। पॉसिबल अच्छा, हुई है। अगर बड़े लेवल की बात करें, इदारे के दायरा कार के हवाले से बात करें, जिस तरह से भी आप बता भी रहे हैं, तो कौन से ऐसे बड़े शोबे हैं जो इसमें शामिल हैं जिन पे काम शुरू किया गया है? इसमें फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, फिर फूड सारा है, रॉ मटेरियल, फिनिश फूड, फिर फीड है, फिर फर्टिलाइज़र की क्वालिटी के ऊपर भी हम टेस्ट कर रहे हैं, और पेस्टिसाइड जो हैं उनकी क्वालिटी के सारे पैरेलल काम सारे महाजों पे स्टार्ट हो गया है। वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए एक हमें एनिमल हाउस जिसमें स्मॉल एनिमल्स, खरगोश, चूहे और ये चीज़ें रखनी हैं, वो फैसिलिटी बन रही है। तो बाकी सब चीज़ों पे काम। अच्छा, फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके इंटरेस्ट की बात है कि कॉस्मेटिक्स पे भी टेस्टिंग हमने शुरू की है, जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रही थी। तो वो काम भी स्टार्ट हो गया है। तो ये सारे, और इसमें जितने भी ये टेस्टिंग है, इसकी फिर हम एक्रेडिटेशन हम करवा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और आप देखें ना, अभी मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख भी रही थी कि कुछ नाइट क्रीम्स भी जो हैं वो बैन की गई हैं। तो ऐसी बहुत सी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं जो वक्ती तो फौरी फ़ायदा देती हैं, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते थे। और डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स इस लेवल की लोकल यूज़ करते हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, और वो लोग यूज़ करते हैं, वो ख़वातीन जिनका इतना ज़्यादा शौर भी नहीं होता कि इनको फिर किस तरह से काउंटर चेक करना है या इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नहीं, ये सारी स्किन डिजीज़ेज़ और दूसरे इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी होगी तो बनाने वाले को भी खौफ होगा कि जी ये टेस्ट ना हो जाए। अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी ना होगी, कोई पूछने वाला ही नहीं होगा, तो मेल प्रैक्टिसिंग और अडल्ट्रेशन और ये साइंस तो बड़ी एडवांस है। इसको चेक करने का वही तरीका है कि जी उसकी। और फिर फूड में हमारे पास एडवांस सिस्टम है कि जी जो उसकी पैक के ऊपर लिखा है कि जी इसमें बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, फार्मूला मिल्क है या सीरियल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं या न्यूट्रास्यूटिकल हैं, जो लेबल के ऊपर लिखा है उसके मुताबिक चीज़ें इसमें मौजूद हैं या नहीं है। ये एक बड़ी अहम बात है। तो ये सारा कुछ करने के लिए उसकी एक पीछे कंप्लीट साइंस है कि उसमें वो विटामिन्स, वो मिनरल्स, वो उसमें अमीनो एसिड्स या वो न्यूट्रास्यूटिकल्स, वो चीज़ें मौजूद हैं। वो देखने की सारी फैसिलिटी पहले नहीं थी, अब हमारे पास। और डॉक्टर साहब, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो इस चीज़ को बड़ा वो जो है वो क्रिटिकली देखते हैं, और उस चीज़ पे जैसे मशरूबात हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, यहाँ पे उन्होंने फल और फ्रूट का जो है वो बोतल पे लगाया होता था। लेकिन यही चीज़ें अगर मिडल ईस्ट या कहीं आउट ऑफ कंट्री हम इनकी बॉटल्स और पैकिंग जाके देखें तो वो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं ऐड कर सकते। इनफैक्ट उस पे ऊपर कवर पे भी जो अंदर मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे इस चीज़ की आई थिंक बहुत ज़्यादा कमी थी। फिर अगर हम कहीं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं किसी फूड में, किसी चीज़ में खाने की कि हलाल है या नहीं, और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले कभी ये चीज़ें थी ही नहीं, ना किसी ने देखा, ना बॉदर किया। ये जो अवेयरनेस है ना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस अवेयरनेस के लिए हम एक पूरा कम्युनिकेशन का शोबा बनाने जा रहे हैं। उसके स्टाफ की हायरिंग हो रही है, और उसमें एक तो कंज्यूमर्स के लिए कि जी एक तो हम ये बताएंगे जी ये प्रोडक्ट्स हमने टेस्ट की हैं, ये सब स्टैंडर्ड हैं, इससे अवॉइड करें, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। और दूसरा जो आपने कही, ये बहुत अहम बात है कि लेबल को पढ़ें, और लेबल में क्या चीज़ें हिडन है, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
वो जैसे ऐसे ऐसे वो डेयरी लिक्विड, जी। वो या ये फिर कोर्ट के डिसीजन के बाद वो जो टी वाइटनिंग में टी उसको चेंज वाइटनर कर दिया। वगैरह, वो जो वेजिटेबल सोर्स की चीज़ें हैं, या डेयरी डिलाइट लोग आइसक्रीम समझ अब के देखिए ना खाते हैं। डेयरी का क्या मतलब है और अंदर आप क्या उसको सेल कर रहे हैं, तो हाँ, ये चीजें पहले थी ही नहीं हाँ, पाकिस्तान में तो इसमें। ये इसकी अवेयरनेस का भी हम पूरा एक कंपोनेंट शुरू करेंगे कि लोगों को अवेयरनेस हो, कि पता हाँ हो कि क्या क्या खाना है, क्या क्या खाना लेना है। है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, और क्या चीज़ें लेबल के ऊपर होनी चाहिए और क्या चीज़ों की हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ इंस्पेक्शन टीम्स भी क्या पेफडा की अपनी होंगी या जो दूसरी इदारे हैं वो ही इनको परसू करेंगे और आप मैडम, सिर्फ सर्च करेंगे? ऑलरेडी फूड के में फूड अथॉरिटी मौजूद है, जी। उनकी इन्फोर्समेंट और सैम्पलिंग उनका काम है। हम्म। हमारा एक न्यूट्रल बॉडी है और हमारा काम टेस्टिंग है, सिर्फ हमारा काम ना सैम्पलिंग से है ना इन्फोर्समेंट से है। लाइक अगर कॉस्मेटिक की हम बात करें तो कॉस्मेटिक को कौन सी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करना है और किसको यहाँ पे आके देखना है, वो कौन डिसाइड करेगा वो इसको? PSQCA जो इसके स्टैंडर्ड बनाते हैं, हम्म। वही उसकी सैम्पलिंग करेंगे, वही हमें भेजेंगे और उसको हम चेक करेंगे, और वही फिर जैसे किसी को बैन करना है, ऑफ शेल्फ करना है या फाइन करने हैं, ये उनका काम है। हमारा काम है कि एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे एक टेस्ट रिपोर्ट देनी कि जी ये इसमें मौजूद है या ये इसमें नहीं मौजूद। और फिर जो हमारा सिस्टम भी है पूरा, एक हमने लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। आप एंटर हुए हैं, देखा होगा कि सैंपल कलेक्शन की बिल्डिंग अलग है, उधर से जो सैंपल कलेक्शन होंगे उधर ही उसकी डिकोडिंग होगी। जो हमारे लैब में आएंगे तो लैब वाले को कोई पता नहीं होगा जी कि ये सैंपल कहाँ से आया है, और उसका रिज़ल्ट फिर डायरेक्ट सैंपल कलेक्शन वाली जगह पे जाएगा। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब अभी हम बात करें कि ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में भी कहा कि ऑलरेडी इदारे मौजूद थे टेस्टिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए, फिर भी पेफ्डा जो है वो उसकी जो है क़याम अमल में आया और जिसको हमने देखा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से जो है ये बाकी इदारों से मुख्तलिफ है। डेफिनेटली उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस लेवल पे टेस्टिंग कर सकें। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो बाकी इदारों में नहीं थी जो इसमें हैं और इसको बाकी इदारों से मुख्तलिफ बनाता है? देखें, एक तो हमने हाईली स्किल्ड साइंटिफिक वर्कफोर्स ली है, सारे रेलेवेंट डिसिप्लिन्स के यंग साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर टेक्निकल मैनेजर्स हैं, हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल्स हमने लिए हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान लिए हैं, और कंप्लीट मेरिट के ऊपर सारे बच्चे बच्चियां आए हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उसमें 70% वो जो वर्क साइंटिस्ट की कंपोजिशन है उसमें विमेन है। जितनी बच्चियां अपने मेरिट के ऊपर आई हैं, एक तो हाईली टेक्निकल वर्कफोर्स है, फिर हाईली एडवांस इक्विपमेंट का सिस्टम है जो कि पहले मौजूद नहीं था पाकिस्तान में, और ये वो इक्विपमेंट है जो दुनिया में 2025 में बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट था, वो हमने परचेज़ किया है। और फिर इसके ऊपर 6 मंथ की हमने ट्रेनिंग दी है हर साइंटिस्ट को, जिसमें उसको 100% मार्क्स प्रैक्टिकल में और 90% मार्क्स थ्योरी में लेना पड़े, लिए तो आगे वो उसकी डेफिनेटली ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे रखी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से चलाना है, किस तरह उसके से लिए ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल भी स्टाफ की बड़ा ज़रूरत है। मेरिट। और मेजॉरिटी जो हमारे साइंटिस्ट हैं ओवर 200 के करीब जो हैं वो मेडलिस्ट हैं, पोजीशन होल्डर्स हैं। तो वो एनवायरनमेंट, इक्विपमेंट और साइंटिफिक वर्कफोर्स और फिर इसकी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन, अभी हमने फार्मास्यूटिकल लैब की करवाई है लंदन से, इसकी प्रोफिशेंसी टेस्टिंग, जो कि दुनिया में 110 लैब्स की उन्होंने की थी, हमारी 9th पोजीशन आई है उसमें। तो विच शोज़ के जी हमारा जो ट्रेनिंग और हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स उसकी एक परफॉर्मेंस टॉप लेवल की है।
और ये हमारे लिए बड़ी ही एक एजाज़ की बात है कि दुनिया में जितनी लैब्स की उन्होंने प्रोफिशेंसी टेस्टिंग की उसमें 9th पोजीशन हमारी थी। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब बड़ी चीज़, जब मोटरवे पुलिस इंट्रोड्यूस करवाई गई तो कहा गया कि वो बिल्कुल रिश्वत कल्चर वहाँ पे नहीं है और वो मेरिट बेस्ड चलान होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि एक तो उनको स्किल्ड किया गया और दूसरा उनकी जो सैलरीज हैं वो अच्छी रखी गई ताकि उनको इस तरह रिश्वत की और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि एक तो एम्प्लॉयज़ जो आपने बता रहे हैं प्रोफेशनल्स, हाईली प्रोफेशनल लोग रखे हैं और फिर उनके साथ साथ उनकी सैलरी भी उस तरह से स्पेशल पे है। स्केल है मैडम जी, हमारे, जो कि और कहीं नहीं है। कहीं नहीं है, वही मैं बात कर वो रही हूँ कि जिस स्पेशल पे लेवल की सैलरीज रखी हैं वो नॉर्मली कहीं स्पेशल नहीं पे है। स्केल है, फिर अच्छी एक एनवायरनमेंट है। आप किसी भी लैब में जिम नहीं देखेंगे, जिम बनाया हुआ है, कैफेटेरिया है, डे केयर सेंटर है, और मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रेजुटी, ये सारी चीज़ें इसीलिए दी हैं कि जी लोग, अच्छे लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें और अच्छे लोग यहाँ काम करें। और क्योंकि इसका इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा है जी, इस टेस्टिंग का, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली, हम सब के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आना है। और उसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी और जितना साइंटिफिक लाइंस पे, और एक तो बात हम लोकल की कर रहे हैं ना, जो ट्रेड फैसिलिटेशन है वो बहुत अहम सेक्टर है हमारे इस वक्त। मैंने एक राइस की बात की है, बाकी प्रोडक्ट्स है, किन्नो है हमारा, सेसमी सीड एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर मैंगो एक्सपोर्ट होते हैं, फिर हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग बाहर से हो रही है, लेदर की बाहर से हो रही है, कॉटन की बाहर से हो रही। वो सारी टेस्टिंग की जब हम फैसिलिटेशन इधर देंगे सबको, तो ये इसमें ट्रेड फैसिलिटेशन भी होगी और उनकी फॉरेन एक्सचेंज की भी जो है वो उसमें बचत होगी। अच्छा, जैसे अभी पाशा हम बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग की फैसिलिटी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है क्योंकि यहाँ पे मशीनरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो टेस्टिंग है या क्या ये बैरून ममालिक अगर हम बात करें इंटरनेशनली तो वहाँ पे भी मानी जाती है यही हमारी तो साइड? सबसे अहम है मैडम, इसीलिए तो हम इसकी एक्रेडिटेशन, मैंने जैसे कहा ना कि ये जो हम प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग उसी के लिए करवा रहे हैं। हमारा तो देखे ना जी, यही एक एम है कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसेबल हो और ग्लोबली एक्सेप्ट हो क्योंकि अगर हमने इतनी महंगी यहाँ पे चीज़ें टेक्नोलॉजी रखी है, अगर मशीनरी ग्लोबली रखी है। एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसका फ़ायदा कोई जी, नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटरी लैब है और रेगुलेटरी लैब का अगर रिज़ल्ट चैलेंज होता है तो फिर, और या जो एक्सपोर्टर्स का रिज़ल्ट चैलेंज होता है तो वो, तो उसके पीछे बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है। जी, तो वो हम इसको एक्रेडिटेशन के प्रोसेस हमारा शुरू है और उसके ऊपर हम बहुत जल्द सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल ISO और लैब की एक्रेडिटेशन की सर्टिफिकेशन ले रहे हैं ताकि इसको ग्लोबली एक्सेप्टेबल अच्छा, हो। उसका क्या क्राइटेरिया होता है? डेफिनेटली विजिट्स होते हैं लैब के, विजिट्स उसमें करेंगे उसका मैडम टेक्नोलॉजिस्ट सबसे पहले उसका होता है कि जी आपका सिस्टम्स डेवलप हो। सिस्टम हमने सारे बना लिए, सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम, लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बने, फिर आपके स्टाफ की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग का प्रोसेस हो गया, फिर बाहर से हमें सैंपल आने शुरू हुए हैं, हर महीने हम कुछ सैंपल्स आते हैं, वो विद इन डेट हमने वो उसके रिज़ल्ट, अननोन सैंपल होते हैं, उसका हमने टेस्ट करके रिज़ल्ट बाहर देना होता है। अगर वो उसकी हमारी रिज़ल्ट अप्रूव हो जाता है तो फिर अगला प्रोसेस उनके है। स्टैंडर्ड के अगेंस्ट। हाँ जी, जी, तो फिर हम अगला प्रोसेस है जो PNAC के ज़रिए ये टेस्टिंग होती है। और फिर अगर ये जब इंशाल्लाह प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो आई थिंक हमें बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ से एक तो हम अपनी लोकली प्रोडक्ट्स तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे लेकिन ग्लोबली भी हम टेस्टिंग और सैम्पलिंग जो है हमें हमारा आएगी। मैडम जिस तरह हम पाकिस्तान के सैंपल जर्मनी जा रहे हैं, जी, तो हमारे जो बोर्ड ने हमारा विजन 2035 अप्रूव किया है, उसमें हमारे टारगेट्स ये हैं कि इट विल बी ए रीजनल लैब
एक तो नेशनल लीडरशिप होगी कि नेशनल लेवल पे भी हम सर्विसेज देंगे, लेकिन इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान, उनके सैंपल्स भी यहाँ से हम टेस्ट करेंगे। तो इट विल बी हैविंग ए रीजनल लीडरशिप के सारे रीजनल कंट्रीज़ को भी हम ये ट्रेड फैसिलिटेशन की सर्विसेज देंगे। अच्छा, अगर पाश साहब आम आदमी के हवाले से बात की जाए, आम शहरी के हवाले से, तो इस पैदा का आम शहरी को किस हद तक जो है वो आगे फ़ायदा होगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली आपने ये देखा होगा कि कैंसर बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, डायलिसिस सेंटर कितने बन रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? ये अडल्ट्रेशंस और ये टॉक्सिन्स और ये पेस्टिसाइड रेजिड्यूज और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जब वो उन चीज़ों की स्क्रीनिंग होगी, प्रॉपर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस होगा, तो उसका इम्पेक्ट हॉस्पिटल्स पे भी लोड कम होगा और आम आदमी की हेल्थ। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो इसमें पब्लिक हेल्थ है और प्लांट हेल्थ है और एनिमल हेल्थ है, ये तीनों की हेल्थ पे हमारा फोकस है। और इस ये हेल्थ ठीक होगी तो प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और आपकी जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और हमारे जो हेल्थ का बजट है वो भी कम होगा। अच्छा पाश साहब, जिस तरह अभी हम फूड के हवाले से बात कर रहे थे, दूध के हवाले से बात कर रहे थे कि दूध और दूध देने वाला जो जानवर है वहाँ तक जो है वो देखा जाएगा कि क्या वो फिट है भी कि नहीं, जिसका दूध जो है मार्केट में आ रहा है। इसी तरह अगर हम अथॉरिटी बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात के म्यार की निगरानी कैसे करेगी, क्योंकि ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में जिसका बरह रास्त ताल्लुक जो है वो आवाम से होता है। ज़रूरी अद्वियात का कंप्लीट टेस्टिंग फैसिलिटी है हमारे पास, और सबसे आम है फर्टिलाइज़र। अच्छा, फर्टिलाइज़र में बहुत सारी बायो फर्टिलाइज़र्स आ गई हैं, लोकल प्रोडक्शन शुरू हो गई है, जो फार्मर्स को उसका पता ही नहीं है। उसकी कंप्लीट टेस्टिंग हम इन हाउस प्लांट लैब भी बन रही है, जहाँ पे इनकी बायो फर्टिलाइज़र की टेस्टिंग और फिर केमिकल फर्टिलाइज़र की टेस्टिंग, सब की टेस्टिंग होगी। और बल्कि हो भी रही है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस वर्क। और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस, जितने पेस्टिसाइड हैं वो भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और भी इससे रेलिवेंट जो मसला रहा है वो जाली ज़रूरी अद्वियात और गैर मयारी खादों का जो है वो मसला रहा है, जो मार्केट में रही हैं। तो ये भी एक संगीन मसला है, ये इसको इसके किस तरह से काउंटर पूरी किया एक हमारा यूनिट है जो एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब्स है, जो इसी के ऊपर काम कर रही है। और एक जो आपने बीज की बात की है, तो वो एक हमारी जीनोमिक्स की लैब भी, जीनोमिक्स सेंटर भी बन गया है कि आप पौधा लेते हैं जी कि इसको वो ये वाला फ्रूट या ये क्वालिटी का फ्रूट लगेगा। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो पता चलता है कि जी उसको वो फ्रूट या वो क्वालिटी नहीं है, और टाइम भी वेस्ट हो टाइम गया। भी वेस्ट हो और गया। हाँ, और ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों की कि उसकी उसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, तो ये जीनोमिक लैब के ज़रिए ये सारे हम चीज़ें इसमें करेंगे। अच्छा अपाश साहब, जैसे अभी हमने रिसर्च तो कर लिया कि अगर ये पौधा है और ये बड़ा होके उसी तरह से निकले जो एक्सपेक्टेड किसान ने किया है कि जी इस तरह से निकलना चाहिए, इतना फ्रूट लगना चाहिए या इतनी सब्ज़ी लगनी चाहिए, इतनी कारी होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो है यहाँ पे लैब्स हैं, जो चीज़ें आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उन चीज़ों को किसानों तक पहुँचाने के लिए जो है वो क्या लाएअमल बनाया जा रहा है कि उनको भी जो है वो शऊर हो और उनको भी पता हो कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ इस जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक गलत है। ये आपने बहुत आम बात की है। ये इसीलिए हम एक कम्युनिकेशन का पूरा डिपार्टमेंट बना रहे हैं, जो इनिशियली अपने न्यूज़लेटर, फिर आपने थ्रू आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके शॉर्ट वीडियोस के साथ और साथ कम्युनिकेशन के साथ सारी चीज़ें एंड यूज़र तक, फार्मर्स तक, कस्टमर्स तक और आम आवाम तक ये पहुंचाएगा जी, जो जो हमारी रिसर्च में फाइंडिंग है। फिर हमने हर एसोसिएशन के साथ, हमने फार्मर्स की एसोसिएशन, फर्टिलाइज़र वालों की एसोसिएशन, पेस्टिसाइड वालों की, सब के साथ हमने रवाबत रखे हुए हैं ताकि हम उन्हें अपने लूप में रखें और हमें जो जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन तक उनके नताइज जो हैं वो
उन्हें भी अपडेट करें। अच्छा, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि अथॉरिटी इंसानों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी मियारी खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मिशन पे फोकस है। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस हवाले से क्या मैकेनिज़्म जो है वो सेट किया गया है, क्योंकि किसके पास कितने मवेशी हैं, और फिर वही किसानों वाला ही ये भी आ जाता है कि उनको अवेयरनेस देना और उनको बताना वो बड़ा एक टफ चैलेंज रहता है, बल्कि जो जानवर है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उस पे ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। मैडम ये जैसे मैंने कहा कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पब्लिक हेल्थ है, और पब्लिक हेल्थ के लिए जो जानवरों से बीमारियां या जो जानवरों की प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, फूड सेफ्टी के लिए वो बहुत अहम है। और अगर जानवरों की फीड ठीक नहीं है वो जानवर की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, और उनके प्रोडक्ट्स हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। उसके लिए हम लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिल के इसके वो सैम्पलिंग हमें देंगे, जिसमें हम फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग जो पहले नहीं हो रही थी हम करेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मतलब जो टेस्टिंग नहीं हो रही थी करेंगे, और वो उसका फीडबैक फिर लाइफस्टॉक डिपार्टमेंट को भी देंगे, ताकि वो अपने चैनल्स और अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए फार्मर्स को भी इसकी आगाही दें कि कौन सी चीज़ें एनिमल हेल्थ के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, इसी तरह जो इंसानों की जो अद्वियात हैं उस पे भी बड़ी जाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, जाली इंजेक्शन जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो इस बड़े माफिए को जो है वो ख़त्म करने के लिए क्या लाएअमल बनाया गया है? देखें, ये जितना टेस्टिंग का सिस्टम है ना, जिसमें पंजाब में ऑलरेडी ड्रग टेस्टिंग जो 6-7 लैब्स हैं वो भी हमारे अंडर आ रही हैं। ये सारी टेस्टिंग के ज़रिए ही पता चलेगा जी कि क्या किसकी क्या क्वालिटी का इश्यूज़ हैं या जाली अद्वियात हैं। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम के तहत हम जो नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो रही थी, और जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन्स की या बायोमेडिकल डिवाइसेस की, ये सारा चीज़ों की टेस्टिंग करके हम रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। अच्छा, इसी तरह कार्रवाइयाँ तो चलती रहेंगी, मगर जैसे अगर हम मकामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद की फराहमी की बात करें, जैसे अभी हम ये बड़ी किसानों के अहम हवाले बात से की बात कर रहे आपने, थे। और ये काम शुरू हो गया है। हम्म हमने मैडम सबसे पहले सारी एसोसिएशंस को बुलाया, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वालों को बुलाया, उन्हें विज़िट कराया, उन्हें बताया जी कि ये फैसिलिटीज़ हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी टेस्टिंग में हेल्प चाहिए। तो वो हमने ऑन कमर्शियल स्केल लाहौर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लोग भी आए, इस्लामाबाद से भी आए, कराची से भी आए, और उनके साथ उनके सैंपल आने शुरू हो गए हैं, ताकि अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी सही होगी तो प्रोडक्ट भी सही होगी। तो वो हम उससे उन्हें ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत थोड़ी परसेंटेज है जिनकी अपनी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं। मेजॉरिटी है जिनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल वो परचेज़ करते हैं, तो उनको हम ये फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो रिसर्च बेस्ड है कि हमारा क्लाइमेट अलग है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में इशू है, लेकिन यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ का फूड और यहाँ की हर चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बैनुल-अक़वामी सतह या इंटरनेशनली बात करें, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अपनी मेडिसिन्स बनाएं और अपनी रिसर्च जो है वो यहाँ पे खुद करें, ताकि हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट जो है ये फार्मास्यूटिकल का ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो? मैडम, रिसर्च तो एक बेसिस है डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, और हमारा एक शोबा रिसर्च का है। और हमने 3 अभी ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट्स कर लिए हैं कोलैबोरेशन के। एक एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ, एक कैबी सेंटर ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी यूके का है उसके साथ, और एक गेन है ग्लोबल अलायंस फॉर न्यूट्रिशन का स्विट्ज़रलैंड का। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का से कोलैबोरेशन का मकसद रिसर्च का है,
और कैपेसिटी बिल्डिंग का है और ट्रेनिंग का है और इंटरलैब कंपैरिजन का है, ताकि अपनी हम जो लॉट है वो खुद बिल्कुल। तैयार और करें, इसके अपनी साथ साथ अद्वियात खुद मुख्तलिफ तैयार करें। यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ ने हमें विज़िट किया, जैसे लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी थी, कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, अभी जीसी यूनिवर्सिटी के लोग नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उनके वाइस चांसलर और फैकल्टी आए। तो हम इनको रिसर्च के लिए कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, जो एक्टिव और एक्चुअल कोलैबोरेशन के, जिसका आउटकम, जैसे आपने कहा, लोकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और फैसिलिटेशन के लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उन अदारों के साथ हम शेयर करेंगे। अभी एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी जीनोमिक्स के सैंपल आ रहे हैं, उनकी टेस्टिंग का हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे अदारों के साथ मिल के रिसर्च कोलैबोरेशन इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, और उस पर हमारा एक पूरा मेंबर रिसर्च है जो काम ही इन कोलैबोरेशन कर रहे हैं। लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सीएम के विजन के मुताबिक काम करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे, तो डेफिनेटली इस अथॉरिटी में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक अहम देखें, हिस्सा है। जो प्रोग्रेस का जो बज़ वर्ड है वो कोलैबोरेशन है। उनके पास पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक टाइम फ्रेम में एक रिसर्च करनी है, और हमारे पास एडवांस एनालिटिकल फैसिलिटी है, और वी कैन जॉइन हैंड और वर्क टुगेदर। उनका भी इंटरेस्ट है उसमें और हमारा भी इंटरेस्ट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री की है, तो उसके ऊपर हम बिल्कुल काम शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हम काम कर रहे हैं। दुबई म्यूनिसिपल लैब के साथ हमारी कोलैबोरेशन चल रही है। ये इंटरलैब कंपैरिजन जो है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी हमारे सैंपल्स वो करें, उनके सैंपल हम करें, और एक दूसरे से हम अपने रिज़ल्ट्स को शेयर करें। और जो इंटरनेशनल ऐसी एजेंसीज़ हैं, उस हमने मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को भी इनवाइट किया, और उनके इन ऑर्गेनाइजेशन का, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम कोलैबोरेशन में जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, जैसे पूरे प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करते रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो है यहाँ पे लैब्स बनाई गई हैं, और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो टेक्नोलॉजी है, और अभी हम चाहेंगे कि हम उन लैब्स में आपके साथ चलें और देखें कि ऐसी क्या चीज़ें और ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है यहाँ पे जो बाकी सारे इदारों में इससे पहले नहीं थी, जिसकी वजह से जो मेरा पहला सवाल था कि ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी। तो अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन, और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पेफ्डा की जो यहाँ पे लैब्स हैं वो किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैं वो उनको बनाया गया है, और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आज हमने अपना जो प्रोग्राम है पूरा वो पेफ्डा पे किया, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पे, और हमने ये आज पॉइंट रेज़ किए कि क्योंकि जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं पंजाब में, चाहे एग्रीकल्चर का हो जाए, फूड का हो जाए, ड्रग्स का हो जाए, सबके चेक एंड बैलेंस के लिए अपने अपने इदारे और लैब्स मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पेफ्डा की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसका जो बुनियादी मकसद था वो यही था जो पूरे प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो लैब्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, और ऐसी टेक्नोलॉजी और लैब बनाई गई है जिसकी ग्लोबली भी एक्सेप्टेंस होगी। तो ये लैब्स जो हैं यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, और किस तरह से टेस्टिंग की जाती है, किस तरह से सैंपल आते हैं और फिर उनकी टेस्टिंग होती है, यहाँ पे हम इस वक्त फूड लैब के अंदर जो हैं वो मौजूद होंगे, और हम देखेंगे कि फूड के डिफरेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेयरी होता है, एग्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, मतलब किस तरह से उनकी जो है वो टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे की जाती है, और ये यहाँ पे टेस्टिंग हो भी रही है। और यहाँ पे भी डीजी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। डीजी साहब हमारे साथ हैं। डीजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो डेयरी लैब है तो टेस्टिंग हो रही है, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? ये फूड अथॉरिटी से हमें सैंपल्स आते हैं डेली, 2 शिफ्टों में यहाँ काम हो रहा है। ये सेकंड शिफ्ट अभी शुरू हुई है, और इसमें एक तो मिल्क की कंपोजिशन का,
उसके अलावा अडल्ट्रेशन का, और एक जो मैंने आपको बताया कि अगर एनिमल बीमार है तो उसका दूध तो नहीं है। तो ये एक सेट ऑफ इक्विपमेंट है। डॉक्टर नासिर हमारे फूड के मेंबर हैं, ये आपको फर्दर बताएंगे जी कौन कौन से टेस्ट ये कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जिस लैब में आप हैं ये हमारी मिल्क एंड डेयरी की लैब है। इसके अंदर जो है वो हम तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ द टीम इज़ टेस्टिंग सैम्पल्स एज मेंशन बाय डी साहब, जो कि मिल्क के आए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से, जो उन्होंने मुख्तलिफ मिल्क शॉप से कलेक्ट किए हैं। सो वी विल बी डूइंग टेस्टिंग अराउंड कंपोजिशन, अडल्ट्रेशन करेंगे, उसके अंदर जो है कोई गड़बड़ तो नहीं हुई और क्या जो सैंपल हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं, उसमें जरासीम तो नहीं है और उसमें क्या बीमार एनिमल का तो नहीं है। सो बैक्सोमेटिक है हमारे पास, FT3 है जो कि कंपोजिशन भी बताता है, अडल्ट्रेशन भी बताता है। और एंड इन दिस सेक्शन वी हैव 8 साइंटिस्ट और हम 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं क्योंकि सैंपल सुबह के टाइम पे भी आते हैं, शाम के टाइम पे भी आते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो टेस्टिंग हो रही है दूध की, और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो बात ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो सैंपल्स डिफरेंट शॉप से लेती है और फिर यहाँ पे देती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि ये किस शॉप का है या कहाँ से ये आया है। तो यहाँ पे बड़ा कोई ऐसा हो नहीं सकता कि बायस डिसीजन हो या किसी को पता हो या किसी को मिल मिला के वो जो कहते हैं डॉक्टर साहब काम हो जाए, वो यहाँ पे सीन नहीं है। तो आप सैंपल कलेक्शन का एरिया अलग है, ये आप बार कोड देख रहे हैं जी इधर, जी, इस पे नाम नहीं है, मतलब आपने डी कोडिंग है, हाँ, इन्हें कोई पता नहीं कि ये कौन सी शॉप का सैंपल है, कहाँ से है। डॉक्टर साहब दिखाएं ज़रा इन्हें। आप देख सकते हैं कि इस कोड है, इसी को स्कैन करके इसी के अराउंड जो है एनालिस्ट भी रिजल्ट इसी में डालेगा, रिव्यूअर भी सिस्टम इसी में डालेगा, अप्रूवर भी इसी में डालेगा। और जब रिजल्ट एक्चुअली प्रिंट करेंगे तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि ये किसका सैंपल था, उससे पहले पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग फ्राम शुरू से लेके वहाँ पे भी कोडिंग होती है, फिर सेकंड टायर कोडिंग यहाँ पे होती है और सारा ये बार कोड स्कैनिंग के ज़रिए ही ये सैंपल टेस्ट होते हैं। किसी को कोई पता नहीं होता कि ये सैंपल किसका है, किसका है और कौन सी शॉप का है। तो डॉक्टर साहब आगे चलते हैं और देखते हैं मजीद यहाँ पे क्या लैब। अभी ये दूसरी लैब में मौजूद है हम, क्रोमेटोग्राफी में। ये लैब क्या है और यहाँ पे किस तरह से टेस्टिंग चल रही है और कौन सी टेस्टिंग चल रही है, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। आपने जैसे देखा होगा डेयरी है, मीट है, बेवरेजेस हैं, वो सारे सेक्शन अलग-अलग हैं। ये एक जनरल पर्पस जो सेक्शन है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी सेक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो है अगर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, रेजिड्यूज़ हैं, पेस्टिसाइड्स के हों, एंटीबायोटिक के हों, वो सारे के सारे यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड प्रोफाइल्स हैं, फैटी एसिड की जो छोटे कंपोनेंट हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। होता ये है कि हर प्रोडक्ट को कंप्लाई करना होता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव होने चाहिए कि नहीं, कौन से अलाउड हैं, कितने अलाउड हैं, क्या उस लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है, वही हैं जो लेबल पे हैं। तो ये सारी की सारी टेस्टिंग इसमें हो सकती है और ये सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इस तरह का, जैसे डी साहब ने बताया कि इस तरह का इक्विपमेंट पूरे पाकिस्तान में इतने लेवल पे नहीं है। तो यहाँ के ऊपर हम हर तरह की, आप हमें कोई भी फूड का कंपोनेंट देते हैं, हर तरह की उसकी टेस्टिंग इसमें हो सकती है। ये वही चीज़ें हैं डी साहब जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि लेबल पे जो लिखा होता है, क्या लेबल के अंदर वो मौजूद होता है कि नहीं होता। कंफॉर्मेंस टेस्टिंग, तो वो कंफॉर्मेंस टेस्टिंग की पहले फैसिलिटी नहीं थी। आप वो वही जो अभी हम बात करते हैं कि जो मर्जी लिख लो। क्यों बनाई, तो अब जो इसमें ये है कि उनके जो क्लेम है उनके मुताबिक चीज़ें हैं, जो कलर यूज़ हो रहे हैं वो सेफ हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सही है, ये और सारी जितनी क्वांटिटी लिखी है उतनी है भी उसके मुताबिक है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की क्रोमेटोग्राफी लैब है जिसमें डिटेल टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। आगे चलते हैं डॉक्टर साहब और देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की टेस्टिंग हो रही है। अभी हम जिस लैब के अंदर मौजूद हैं यहाँ पे प्रोटीन टेस्ट जो है वो किया जाता है, लाइक जैसे मीट हो गया या एग्स हो गए, वो सारे जो हैं वो प्रोटीन से जो रेलिवेंट हैं, तो सारी चीज़ों का टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली हमारा जलडाल अपरेटस है। इसके 3 पोर्शंस होते हैं, डाइजेशन यूनिट, डिस्टिलेशन यूनिट एंड टाइट्रेशन। हम जो है इस इक्विपमेंट के थ्रू किसी भी फूड सैंपल में, फीड सैंपल में, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया या किसी भी टाइप का फूड या फीड जो है उसका प्रोटीन कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली पहले हम इससे नाइट्रोजन कंटेंट फाइंड करते हैं, देन फर्दर जो है इससे प्रोटीन कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आजकल हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो क्लेम्स हैं, फॉल्स क्लेम्स हैं, मिस लेबलिंग की जाती है कि इस फीड में या इस फूड में इतना प्रोटीन है, बेसिकली वो उतना होता नहीं है। तो इस इक्विपमेंट के थ्रू हम जो है उस क्लेम को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं कि वाकई ही इसमें इतना प्रोटीन कंटेंट है या नहीं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आम इंसान भी अगर उसको किसी चीज़ पे, जैसे इन्होंने बताया है कि लेबल पे कुछ लिखा होता है और उस तरह की इंग्रेडिएंट्स अंदर नहीं होती, तो अगर एक आम शहरी इस वक्त देख रहा है, तो अगर उसको इस तरह किसी प्रोडक्ट पे या किसी चीज़ पे शक है, तो वो भी यहाँ सैम्पलिंग के लिए नहीं, आ सकता है? ये हम थ्रू फूड अथॉरिटी, जैसे आपने उधर देखा जितने सैंपल आ रहे हैं वो फूड अथॉरिटी से आ रहे हैं, क्योंकि उस पर अगर कोई वो क्लेम ठीक नहीं है उस पर फिर लीगल एक्शन होना है। तो लीगल एक्शन एक सिस्टम के तहत होगा। कोई शायरी अगर लेके आएगा तो वो लीगल एक्शन नहीं हो सकता। आई मीन वो फूड अथॉरिटी को कंप्लेन करे एंड देन थ्रू फूड अथॉरिटी। हाँ जी, कोई बिजनेसेस अपना टेस्टिंग करवाना चाहता है कि उस वो प्रोडक्शन में है या देखना चाहता है कि मेरा क्लेम ठीक है, तो वो बिजनेसेस को हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन आम शहरी को अगर वो आगे फिर लीगल मैटर आ जाते हैं तो वो फूड रेलेवेंट अथॉरिटी के ज़रिए हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के एंड पे आप खुद एक रिसर्चर हैं, खुद आप की ग्रिप है इन चीज़ों पे, एक उस्ताद हैं, और आपने बड़ा क्रिटिकली, हमने आपको एज अ वीसी भी काम करते हुए देखा है कई सालों से। यहाँ पे भी आपने ये सेटअप सारा बनाया और शुरू ही आपने इसका इनिशिएटिव जब लिया गया तो आपने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली एक मेहनत है, एक विज़न है सीएम का, इस सब को लेकर चलना, फिर जस्टिफाई करना सीएम के विज़न के मुताबिक चीज़ों को, और फिर एक ग्लोबली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको भी आप लेके चल रहे हैं। तो प्रोग्राम के एंड पे ये जितनी चीज़ें हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें या पंजाब की बात करें, तो ये बराह रास्त इनका ताल्लुक जो है एक आम शहरी से है। आप लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी निभा रही है, इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाई गई है, यहाँ पे मशीनरी हमने देखा है रखी गई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मिसिंग हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों के एंड पे भी हैं, आम शहरी के एंड पे भी हैं। तो इस सब के बाद आप क्या समझते हैं कि एक आम शहरी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जो कंज्यूमर प्रेशर है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको फेवर की जाए और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है वो उनको डिस्करेज किया जाए और उनकी परचेज़ ना की जाए। और वो उसी वक्त होगी जो हमारा अवेयरनेस वाला डिपार्टमेंट है वो बताएगा जी कि ये प्रोडक्ट ठीक है, ये नहीं है। तो अगर कंज्यूमर की तरफ से प्रेशर होगा, हमारी टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छे बिजनेसेस वाले, अच्छे काम करने वाले लोग आगे आएंगे और जो कस्टमर है उनकी फेवर में चीज़ें जाएंगी, कंज्यूमर की फेवर में जाएंगी। तो ये पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम के तहत हमारा भी बहुत अहम रोल है अवेयरनेस का, क्वालिटी को अप्रिशिएट करने का, लेकिन कंज्यूमर का भी बहुत अहम रोल है कि वो भी क्वालिटी को अप्रिशिएट करे और जो क्वालिटी को नई चीज़ देता उसको डिस्करेज करे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे अभी हमने भी बात की कि स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे जो है पूरी अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो कंज्यूमर है, जो ख़रीदार है, उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि चंद पैसे बचाने के लिए वो कोई ऐसी चीज़ ना रख दे जिस पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और अभी जैसे हम फूड लैब में मौजूद हैं, यहाँ पे और भी लैब्स हैं, लेकिन फूड लैब का सिलेक्शन हमने इसलिए किया क्योंकि ये डायरेक्टली जो है वो बराह रास्त इसका ताल्लुक आवाम से होता है। तो यहाँ पे एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से जो है वो काम हो रहा है। और कमी अब इस बात की है कि जहाँ पे हुकूमत अपना काम कर रही है, जहाँ पे इदारे अपना काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये काम शहरी का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और चंद पैसे बनाने के लिए या चंद पैसे बचाने के लिए जो है वो अपनी सेहत पे, अपनी स्किन पे या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।